और विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे केंद्रीय बैंक के बारे में। सेंट्रल बैंक। देखिए, प्रत्येक देश में केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य होता है अर्थव्यवस्था में मुद्रा व साख की मात्रा को नियंत्रित व नियमित करना। सभी देशों के केंद्रीय बैंक है जो प्राय 3 प्रकार के कार्य करते हैं। नोट निर्गमित करना, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना और बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना। और इन कार्यों का क्षेत्र विभिन्न देशों विभिन्न समयों में भिन्न भिन्न रहा है और यह देश की आर्थिक विकास की अवस्था पर भी निर्भर करता है। साधारणतः एक केंद्रीय बैंक का उद्देश्य विकास की ऊंची दर, पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता और सुदृढ़ भुगतान संतुलन की स्थिति प्राप्त करना माना गया है। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से प्रत्येक देश में केंद्रीय बैंक होता है। जैसे इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम है और भारत में जो आरबीआई है। भारत के संदर्भ में अपन विशेष रूप से बात करेंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक है जो विकासशील देशों के केंद्रीय बैंक में सबसे अधिक पुराना माना गया है। इसकी स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी और इसने 1 अप्रैल 1935 से अपना कार्य आरंभ कर दिया था। ठीक है, आरबीआई की में यदि अपन बात करें इस गवर्नर बॉडी की, तो एक गवर्नर व 4 डिप्टी गवर्नर कार्यरत होते हैं। और आरबीआई अधिनियम 1934 की धाराओं 8 फर्स्ट बी सी डी के तहत 3, 7 और 2 मनोनीत संचालक व नियुक्त किए जाते हैं। 4 स्थानीय मंडलों में पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में क्रमशः 1, 3, 4 और 2 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, हालांकि अनेक प्रकार के कार्यों के संपादन के लिए रिजर्व बैंक के जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं उनकी संख्या में पिछले दिनों बढ़ोतरी हुई है। वस्तुतः केंद्र का जो वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों मिलकर के देश की अर्थव्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन करते हैं। और रिजर्व बैंक के जो मौद्रिक पक्ष को देखता है और वित्त मंत्रालय राजकोषीय पक्ष को देखता है। और दोनों के परस्पर सहयोग व तालमेल से अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखने के साथ साथ उत्तरोत्तर विकास के पथ पर ले जाने में मदद मिल सके, इस चीज़ को वे हमेशा ध्यान रखते हैं। अब अपन बात करें यदि केंद्रीय बैंक के कार्यों की, तो कोई भी देश का किसी भी देश का केंद्रीय बैंक को उनके जो कार्य हैं वो लगभग एक समान से ही होते हैं। जैसे कि जाने माने जो लेखक है बैंकिंग के, वो डिकॉक ने केंद्रीय बैंक के निम्न मुख्य कार्य बताए। जैसे नोट निर्गमन का एकाधिकार, सरकारी बैंकर एजेंट व सलाहकार, व्यापारिक बैंकों के नगद कोषों का संरक्षक, देश के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषों का संरक्षक और पुनर्कटौती का बैंक व अंतिम ऋणदाता, केंद्रीय समाशोधन, निपटारा व स्थानांतरण का बैंक एवं साख का नियंत्रण। ये मुख्य 7 कार्य डिकॉक ने बताए हैं। अब इनका यदि कार्यों के बारे में अपन संक्षिप्त बात करें तो सबसे पहला कार्य नोट निर्गमन का एकाधिकार। प्रत्येक देश में केंद्रीय बैंक को कागजी मुद्रा निर्गमित करने का एकाधिकार प्राप्त होता है और इस नोट निर्गमन का कार्य अधिक सुचारू रूप से हो सकता है और सरकार इस कार्य को ठीक तरह से नियंत्रित भी कर सकती। देखिए, नोट निर्गमन की जो विभिन्न प्रणालियाँ मौजूद होती है और एक देश अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको अपनाता है। नोट निर्गमन की सबसे पुरानी पद्धति आनुपातिक कोष प्रणाली, जिसमें निर्गमित मुद्रा के पीछे यानी नई मुद्रा जो इश्यू की जाती है उसके पीछे सोने के सिक्के या विदेशी प्रतिभूतियाँ किसी निश्चित अनुपात में रखी जाती है, जैसे भारत में रखी जाती थी। किसी विदेशी करेंसी में सिक्के एवं पत्र मुद्रा दोनों शामिल होती है। ठीक है, भारत में जो आरंभ में है जो सिस्टम था
आनुपातिक कोष प्रणाली का था, लेकिन बाद में है जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम को, न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया गया। और वर्तमान समय में जो जितनी भी मुद्रा भारत में छापी जाती है उसके पीछे सिर्फ 115 करोड़ रुपए का सोना व सोने के सिक्के ही निहित है। तो इस तरह से नोट निर्गमन का एकाधिकार है जो केंद्रीय बैंक के पास रहता है। दूसरा कार्य सरकारी बैंकर, एजेंट व सलाहकार। केंद्रीय बैंक सरकार के विभिन्न प्रकार के लेन देन के कार्य करता है। ये सरकार की ओर से कर, सार्वजनिक ऋण आदि की राशि जमा करता है और समस्त सरकारी भुगतान करने की व्यवस्था करता है, और आवश्यकता पड़ने पर सरकार को कर्ज भी देता है, और सरकार को कर्ज सरकारी प्रतिभूति के आधार पर दिया जाता है। तो इस तरह से केंद्रीय बैंक सरकारी बैंकर होता है, एजेंट होता है और उसका सलाहकार होता है। तीसरा कार्य व्यापारिक बैंकों के नगद कोषों का संरक्षक। व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के पास अपनी कुछ राशि नगद रूप में रखते हैं जमा, जिससे विभिन्न बैंकों के लेन देन का परस्पर समाशोधन और निपटारा करने में सहूलियत होती है, और साख नियंत्रण की दृष्टि से उसका काफ़ी महत्व होता है। और देश का केंद्रीय बैंक आवश्यकता पड़ने पर व्यापारिक बैंकों को कर्ज भी देता है। तो एक तरह से जो वाणिज्य बैंक है अपनी जमाओं का निश्चित अनुपात है जो CRR SLR के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखते हैं। चौथा कार्य विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक। केंद्रीय बैंक अपने देश के विदेशी विनिमय कोषों का भी संरक्षक होता है। वह प्राप्त विदेशी मुद्रा को जमा करता है और उसके उपयोग के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करता है। देश में मुद्रा की विदेशी विनिमय दर स्थिर रखने के लिए ऐसा करना भी उसको आवश्यक माना गया है। किसी भी केंद्रीय बैंक का जो देश की मुद्रा में अवमूल्यन करना हो या अधिमूल्यन करना हो, ये सारे काम केंद्रीय बैंक के द्वारा ही किए जाते हैं। पांचवा कार्य है इसका पुनर्कटौती का बैंक वह अंतिम ऋणदाता। केंद्रीय बैंक है जो बैंकों के प्रथम श्रेणी के व्यापारिक बिलों की पुनर्कटौती करके उन्हें वित्त प्रदान करता है। अब पुनर्कटौती क्या है? डिस्काउंटिंग। मान लीजिए A ने B को उधार माल बेचा और B ने एक बिल स्वीकार करके A को दे दिया और जिसका भुगतान 3 महीने बाद किया जाना है, तो A चाहे तो किसी भी बैंक से उस बिल को भुना करके तुरंत नकदी राशि प्राप्त कर सकता है, और वह केंद्रीय बैंक से इस बिल की पुनर्कटौती कराकर रुपया प्राप्त कर सकता है। निश्चित अवधि के बाद यानी 3 महीने बाद B को इस बिल की राशि का भुगतान करना होगा। और वैसे व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से प्रत्यक्ष रूप से कर्ज भी लेते हैं। इस प्रकार केंद्रीय बैंक का मुद्रा बाजार पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ये अंतिम ऋणदाता माना गया क्योंकि देश की कुल मुद्रा की पूर्ति इसके नियंत्रण में होती है, और जिस सीमा तक व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से प्राप्त कर्ज का उपयोग करते हैं उस सीमा तक केंद्रीय बैंक का उन पर प्रभाव बढ़ जाता है, और वह अपनी मौद्रिक व साख नीति को अधिक आसानी से व अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से लागू कर सकता है। छठा कार्य समाशोधन व निपटारा व मुद्रा का हस्तांतरण। केंद्रीय बैंक के पास विभिन्न बैंकों के खाते रहते हैं, इसलिए उनमें पारस्परिक लेन देन का समाशोधन करने में केंद्रीय बैंक मदद करता है, और ये चेकों के आधार पर एक बैंक के खाते से राशि निकालकर दूसरे बैंक के खाते में जमा कर देता है, और यह एक स्थान से दूसरे स्थान में मुद्रा को भेजने की सहूलियत भी देता है। सातवां कार्य साख नियंत्रण। ये केंद्रीय बैंक का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। मुद्रास्फीति के समय साख की मात्रा को कम करना और मंदी के समय साख का विस्तार करना। साख नियंत्रण के कई उपाय होते हैं, जैसे बैंक दर, रेपो रेट, अन्य ब्याज दरों में परिवर्तन, खुले बाजार की क्रियाएं, नकद रिजर्व अनुपात में परिवर्तन, वैधानिक तरलता अनुपात में परिवर्तन और गुणात्मक साख नियंत्रण के उपाय आदि अपना कर के जो साख का नियंत्रण स्थापित करता है। और अंत में अपन केंद्रीय बैंक के विविध कार्य ले सकते हैं। केंद्रीय बैंक विकासशील देशों में विकास को प्रोत्साहन देने वाले कार्य भी करता है, जैसे भारत में एक कृषि साख के क्षेत्र में विशेष रूप से रुचि लेता है। यह सरकारी संगठनों को रियायती शर्तों पर कर्ज देता है। केंद्रीय बैंक आर्थिक मौद्रिक विषयों पर आवश्यक अनुसंधान करवाता है
विभिन्न प्रकार के आंकड़े और रिपोर्ट प्रकाशित करता है। यह व्यापारिक बैंकों से मिलकर के साख नियोजन की प्रक्रिया को लागू करता है ताकि सीमित साख का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक क्षेत्रों में उत्पादन, निवेश व आमदनी को बढ़ाने में किया जा सके। तो व्यापारिक बैंकों के मार्फत ये जो समाज के कमज़ोर वर्गों को साख प्रदान करने में भी केंद्रीय बैंक है जो उनको गाइडलाइन जारी करता है ताकि पिछड़े वर्ग भी किसी अन्य वर्गों से पीछे नहीं रहे। तो इस प्रकार से प्रत्येक देश में केंद्रीय बैंक के द्वारा भी महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन किया जाता है।